अगर ऐसी ही डरावनी हिंदी हॉरर कहानियां सुनना चाहते हो तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कूल बडी ऑफिशियल में। ये कहानी आज से करीब 50-60 साल पुरानी है, जब हमारे गांवों में बिजली नहीं होती थी। रात होते ही चारों तरफ गहरा अंधेरा छा जाता था और लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डरते थे। ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव की, जहां एक बहुत पुराना तालाब था। दिन में उस तालाब पर गांव के लोग नहाने जाते थे और मछुआरे वहीं से अपनी रोजी कमाते थे। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता, उस तालाब के आसपास कोई भटकता भी नहीं था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, उस तालाब में सिर्फ मछलियां नहीं रहती, वहां कुछ और भी रहता है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो कोई बनाई हुई कहानी नहीं है। ये कहानी मुझे हमारे गांव के एक बुजुर्ग आदमी रामदास मछुआरे ने खुद सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि जवानी में वो हर रात उस तालाब में जाल डालते थे। लेकिन एक रात ऐसा कुछ हुआ जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। उस रात उन्होंने तालाब के अंदर एक ऐसी चीज देखी जिसे गांव के लोग पंडुबा कहते थे। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ कोई अंधविश्वास है, तो ये कहानी सुनने के बाद शायद आप भी रात के समय किसी तालाब के पास जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। 1970 की एक मछुआरे की सच्ची आप बीती। सर्दियों की एक गहरी रात थी। गांव बरगदिया के चौपाल पर कुछ लोग अलाव के चारों तरफ बैठे थे। सूखी लकड़ियों की आग धीरे धीरे जल रही थी और उससे उठती चिंगारियां कभी कभी हवा में उड़ जाती थी। चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था। उस जमाने में गांवों में बिजली नहीं हुआ करती थी। रात होते ही पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता था। दूर कहीं सियारों के रोने की आवाज आ रही थी। कभी कभी कुत्ते भौंकने लगते, फिर अचानक सब शांत हो जाता। उसी चौपाल के एक कोने में रामदास काका बैठे थे। सफेद दाढ़ी, झुका हुआ शरीर और हाथ में पुरानी लकड़ी की लाठी। गांव में कोई भी ऐसा नहीं था जो उन्हें न जानता हो। उनकी उम्र अब लगभग 80 साल हो चुकी थी। कहते हैं उन्होंने इस गांव के कई ऐसे राज देखे थे जिनके बारे में आज के लोग सोच भी नहीं सकते। उस रात कुछ नौजवान लड़के तालाब की बात कर रहे थे जो गांव से थोड़ा दूर था। उनमें से एक लड़के ने हंसते हुए कहा, काका, लोग कहते हैं उस पुराने तालाब में पंडुबा रहता है, क्या सच में ऐसा कुछ होता है? रामदास काका ने पहले तो कोई जवाब नहीं दिया। वो बस कुछ देर तक अलाव की आग को देखते रहे, फिर धीरे से बोले, तुम लोग उस तालाब का नाम मजाक में ले रहे हो, लेकिन अगर तुमने वो देखा होता जो मैंने देखा है, तो शायद तुम लोग उस रास्ते के पास भी नहीं जाते। चौपाल पर अचानक सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें अब रामदास काका पर थी। काका ने गहरी सांस ली और बोले, ये बात 1970 की है, जब मैं जवान था और मछली पकड़ने का काम करता था। उस समय गांव के तालाब और नदी से ही लोगों का गुजारा चलता था। मैं भी उन दिनों मछुआरा था। रोज शाम को मैं तालाब में जाल डाल कर आता था और सुबह सूरज निकलने से पहले जाकर जाल खींचता था ताकि उसमें फंसी मछलियां निकाल सकूं। वो तालाब गांव से थोड़ा दूर था। चारों तरफ बड़े बड़े पीपल और बरगद के पेड़ लगे हुए थे। दिन में तो लोग वहां आते जाते रहते थे, लेकिन रात होते ही वो जगह एकदम सुनसान हो जाती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे, सूरज ढलने के बाद उस तालाब के पास मत जाना, वहां कुछ ठीक नहीं है। लेकिन उस समय मैं जवान था और जवान आदमी अक्सर ऐसी बातों को अंधविश्वास समझकर हंस देता है। एक दिन सुबह जब मैं तालाब पर गया और अपना जाल खींचा, तो मैं हैरान रह गया। जाल में एक भी मछली नहीं थी। पहले मुझे लगा शायद उस रात मछलियां जाल में फंसी ही नहीं होंगी, लेकिन अगले दिन भी वही हुआ और उसके अगले दिन भी। अब मुझे शक होने लगा कि कोई मेरी मछलियां चुरा रहा है, क्योंकि जाल खाली था, लेकिन जाल की गांठें खुली हुई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे खोला हो। मैंने गांव के लोगों से पूछा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। कुछ लोगों ने तो मजाक में कहा, कहीं तालाब का पंडुबा ही तो मछलियां नहीं खा रहा। मैंने उनकी बात पर हंस दिया, लेकिन अंदर से मुझे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो मछलियां ही मेरे घर की रोजी रोटी थी। आखिरकार मैंने तय किया कि आज रात मैं खुद जाकर देखूंगा कि मछलियां कौन चुरा रहा है। उस शाम भी मैंने हमेशा की तरह तालाब में अपना जाल डाल दिया।
फिर घर आकर खाना खाया। लेकिन उस रात मैं सोने नहीं गया। मैंने अपनी पुरानी लालटेन उठाई और चुपचाप तालाब की तरफ चल पड़ा। उस समय रात के लगभग 11 बजे होंगे। आसमान में बादल थे। चांद की रोशनी भी बहुत कम थी। चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था। जब मैं तालाब के पास पहुंचा तो वहां इतनी खामोशी थी कि मुझे अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। मैंने एक बड़े बरगद के पेड़ के पीछे छिपकर बैठने का फैसला किया। मेरी नजर सीधे उस जगह पर थी जहां मैंने जाल डाला था। मैं इंतजार करने लगा। 1 घंटा बीत गया, फिर दूसरा घंटा भी बीत गया, लेकिन कोई नहीं आया। मुझे लगा शायद आज कोई नहीं आएगा। मैं उठकर वापस जाने ही वाला था कि अचानक तालाब के पानी में हलचल होने लगी। पहले हल्की हल्की लहरें बनी, फिर अचानक पानी के बीच से कुछ धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। मैंने लालटेन की रोशनी उस तरफ घुमाई और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि पानी के बीच से एक काला सिर बाहर निकल रहा था। लेकिन वो सिर किसी इंसान का नहीं लग रहा था। और तभी उस चीज ने धीरे धीरे मेरा जाल पकड़ लिया। रामदास काका की आवाज धीमी हो गई थी। चौपाल पर बैठे सभी लोग अब पूरी तरह उनकी कहानी में डूब चुके थे। अलाव की आग हल्की हल्की चटक रही थी और उसके लाल अंगारे अंधेरे में चमक रहे थे। काका ने थोड़ा पानी पिया और फिर आगे बोलना शुरू किया। उस रात मैं बरगद के पेड़ के पीछे छिपकर बैठा हुआ था। मेरी नजर तालाब में डाले गए जाल पर थी। मैं जानना चाहता था कि आखिर मेरी मछलियां कौन चुरा रहा है। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। आसमान में बादल छाए हुए थे। चांद की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी। पूरे इलाके में सिर्फ मेरी लालटेन की हल्की पीली रोशनी थी। तालाब का पानी बिल्कुल काला दिखाई दे रहा था। कुछ देर पहले तक सब शांत था, लेकिन अचानक तालाब के बीच से पानी में हलचल शुरू हो गई। पहले हल्की लहरें उठीं, फिर पानी धीरे धीरे गोल गोल घूमने लगा, जैसे नीचे कोई भारी चीज हिल रही हो। मैंने तुरंत अपनी लालटेन उठाकर उस दिशा में रोशनी डाली और तभी पानी के बीच से एक काला सिर धीरे धीरे बाहर आने लगा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। पहले मुझे लगा कोई आदमी होगा जो चोरी से मछलियां निकालने आया है, लेकिन जैसे जैसे वो चीज ऊपर आ रही थी, मेरा डर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उसका सिर इंसान जैसा नहीं लग रहा था। उसके बाल बहुत लंबे और उलझे हुए थे। वे पानी में तैर रहे थे, जैसे किसी मरे हुए आदमी के बाल। कुछ ही सेकंड में उसका आधा चेहरा पानी से बाहर आ गया और जब मेरी लालटेन की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी तो मेरी सांस रुक गई। उसका चेहरा सड़ा हुआ और काला था। त्वचा जगह से फटी हुई लग रही थी और उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। मैं डर के मारे बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था। वो चीज धीरे धीरे पानी से और ऊपर उठने लगी। अब उसका कंधा भी दिखाई देने लगा था। उसका शरीर आधा पानी में था और आधा बाहर। और तभी उसने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया। उसका हाथ बहुत लंबा और पतला था। उंगलियां टेढ़मेढ़ी थी और नाखून इतने लंबे थे कि पानी में चमक रहे थे। उसने सीधे मेरे जाल को पकड़ लिया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो चीज आराम से जाल को अपनी तरफ खींचने लगी। फिर उसने जाल से एक बड़ी मछली निकाली और उसी पल उसने मछली को अपने मुंह के पास ले जाकर कच्चा ही चबा लिया। उसके मुंह से कचकच की आवाज आ रही थी। उस आवाज को सुनकर मेरी रूह कांप गई। अब मुझे समझ आ गया था, मेरी मछलियां कोई इंसान नहीं, बल्कि यही चीज चुरा रही थी, तालाब का पनडुब्बा। मैं डर के मारे वहीं पेड़ के पीछे बैठा रह गया। मैं चाहता था कि वो मुझे देखे बिना वापस पानी में चला जाए, लेकिन तभी मेरे पैर के नीचे सूखी टहनी टूट गई। चटाक! वो आवाज रात की खामोशी में बहुत तेज सुनाई दी। तालाब के बीच खड़ी वो चीज अचानक रुक गई। उसका सिर धीरे धीरे मेरी तरफ घूम गया। अब उसकी लाल आंखें सीधे मेरी तरफ देख रही थी।
मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं समझ गया कि अब वो मुझे देख चुका है। कुछ सेकंड तक वो मुझे घूरता रहा। फिर अचानक उसके मुंह से एक अजीब सी आवाज निकली। वो आवाज इतनी डरावनी थी कि मेरे हाथ से लालटेन लगभग गिर ही गई। उसके बाद वो चीज धीरे धीरे पानी से बाहर आने लगी। अब उसका पूरा ऊपरी शरीर तालाब से बाहर था। उसका शरीर बहुत दुबला और सड़ा हुआ दिखाई दे रहा था, जैसे कई सालों से पानी में पड़ा हुआ कोई शव हो। वो धीरे धीरे तालाब के किनारे की तरफ बढ़ने लगा। पानी में उसके चलने से आवाज आ रही थी, छप छप छप। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि मुझे लग रहा था वो आवाज बाहर तक सुनाई दे रही होगी। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी तालाब के पानी में अचानक जोर से हलचल हुई और अगले ही पल पानी के अंदर से कई सड़े हुए हाथ बाहर निकल आए। वो हाथ ऐसे लग रहे थे जैसे किसी डूबे हुए आदमी के हों। लंबी उंगलियां, काली त्वचा और टेढ़े नाखून। वे सारे हाथ धीरे धीरे किनारे की तरफ बढ़ने लगे। मेरी आंखों के सामने ऐसा लग रहा था जैसे पूरा तालाब जिंदा हो गया हो। अब डर के मारे मेरे पैरों में ताकत नहीं बची थी। मैं भागना चाहता था, लेकिन तभी तालाब के बीच खड़ा पंडुबा जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी पूरे तालाब के किनारे गूंज गई और उसी समय मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मेरे ठीक पीछे वही पंडुबा खड़ा था। रामदास काका की बात सुनते सुनते चौपाल पर बैठे लोगों के चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगा था। अलाव की आग अब थोड़ी धीमी हो चुकी थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उठकर वहां से चला जाए। काका ने अपनी लाठी को थोड़ा कसकर पकड़ा और आगे बोलना शुरू किया। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी सांस जैसे रुक ही गई। मेरे ठीक पीछे वही पंडुबा खड़ा था। मुझे समझ ही नहीं आया कि वो इतनी जल्दी तालाब से निकलकर मेरे पीछे कैसे आ गया। कुछ पल पहले तो वो तालाब के बीच में था और अब मेरे बिल्कुल पास। उसका शरीर पानी से भीगा हुआ था। उससे सड़े हुए पानी और कीचड़ की तेज बदबू आ रही थी। उसके लंबे लंबे बाल उसके चेहरे पर चिपके हुए थे और उसकी आंखें अब भी लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। मैं डर के मारे बिल्कुल जड़ हो गया था। मेरे हाथ में पकड़ी लालटेन कांप रही थी और उसकी रोशनी उस पंडुबा के चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी त्वचा जगजगे से फटी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर कई सालों से पानी में सड़ रहा हो। कुछ पल तक वो मुझे बस घूरता रहा। फिर धीरे धीरे उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया और मेरी तरफ सूंघने लगा, जैसे कोई जंगली जानवर अपने शिकार को पहचान रहा हो। उसके मुंह से गंदी बदबू आ रही थी। मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। फिर अचानक उसने अपना लंबा हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसकी उंगलियां बहुत पतली और लंबी थी और नाखून चाकू की तरह नुकीले। उसका हाथ धीरे धीरे मेरी गर्दन की तरफ बढ़ रहा था। उसी पल मेरी जान में जैसे जान आई। मैं अचानक पीछे की तरफ कूद गया। मेरे हाथ से लालटेन गिरकर जमीन पर लुढ़क गई। लालटेन की रोशनी मिट्टी में घूमने लगी। उसकी टिमटिमाती लौ के बीच मैं उस पंडुबा का चेहरा साफ देख पा रहा था और उसी समय वो जोर से गुर्राया। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि मेरे कानों में गूंजने लगी। मैं बिना एक पल गवाए दौड़ पड़ा। मेरे पैर पूरी ताकत से भाग रहे थे, लेकिन पीछे से मुझे पानी के छपछप की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई मेरे पीछे पीछे दौड़ रहा हो। मैंने हिम्मत करके एक बार पीछे मुड़कर देखा और जो मैंने देखा उससे मेरा दिल और जोर से धड़कने लगा। वो पंडुबा चारों हाथ पैरों के बल दौड़ रहा था, जैसे कोई जंगली जानवर। उसकी गति इतनी तेज थी कि वो कुछ ही सेकंड में मेरे पास पहुंच सकता था। मैं और तेजी से भागने लगा, लेकिन रात का अंधेरा बहुत घना था। कच्चे रास्ते पर दौड़ते हुए अचानक मेरा पैर फिसल गया और मैं जोर से जमीन पर गिर पड़ा। मेरे मुंह से दर्द की चीख निकल गई। मैं उठने ही वाला था कि तभी मेरे पैर को किसी ने जोर से पकड़ लिया। मैंने नीचे देखा और मेरी रूह कांप गई, क्योंकि वो पंडुबा का हाथ था
उसकी ठंडी सड़ी हुई उंगलियां मेरे टखने को कसकर पकड़ चुकी थी। मैं पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। फिर उसने धीरे धीरे मुझे तालाब की तरफ खींचना शुरू कर दिया। मैं मिट्टी पर घिसटता हुआ तालाब की तरफ जा रहा था। मेरे हाथ पैर मिट्टी में धंस रहे थे। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई है, बचाओ। लेकिन रात इतनी गहरी थी कि मेरी आवाज शायद ही किसी तक पहुंच सकती थी। तालाब अब बस कुछ ही कदम दूर था। पानी की ठंडी गंध मेरे नाक तक आने लगी थी। मुझे समझ आ गया कि अगर मैं पानी तक पहुंच गया तो शायद कभी वापस नहीं आ पाऊंगा। मैंने पूरी ताकत से अपने दूसरे पैर से उसे लात मारी। एक पल के लिए उसकी पकड़ थोड़ी ढीली हुई। मैं तुरंत उठकर फिर से भागने लगा, लेकिन तभी तालाब के पानी में अचानक जोर से हलचल हुई और अगले ही पल पानी के अंदर से कई और हाथ बाहर निकल आए। वे सारे हाथ मेरी तरफ बढ़ने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे तालाब के अंदर कई डूबे हुए लोग मुझे पकड़ना चाहते हों। मैं डर के मारे चीख पड़ा और उसी पल पीछे से पंडुबा ने एक लंबी छलांग लगाई और अगले ही सेकंड उसका हाथ मेरी पीठ पर पड़ गया। मैं संतुलन खोकर सीधे तालाब के पानी में गिर पड़ा। ठंडा पानी मेरे पूरे शरीर को घेर चुका था। मैं तैरकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी मुझे महसूस हुआ कि पानी के अंदर कई हाथ मेरे पैरों को पकड़ रहे हैं। वे हाथ मुझे धीरे धीरे नीचे खींच रहे थे और जब मैंने पानी के अंदर आंखें खोली तो जो मैंने देखा उसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है, क्योंकि पानी के अंदर कई सड़े हुए चेहरे मुझे घूर रहे थे। रामदास काका की आवाज अब और धीमी हो गई थी। चौपाल पर बैठे लोग सांस रोके उनकी बात सुन रहे थे। अलाव की आग अब सिर्फ अंगारों में बदल चुकी थी। काका ने कुछ पल आंखें बंद की, जैसे उस रात को फिर से याद कर रहे हों। फिर धीरे से बोले, जब मैं तालाब के पानी में गिरा तो मुझे लगा अब मेरी मौत तय है। ठंडा पानी मेरे पूरे शरीर को घेर चुका था। मैं ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पानी के अंदर से निकलते हुए उन सड़े हुए हाथों ने मेरे पैरों को पकड़ लिया था। वे हाथ ठंडे और बहुत ताकतवर थे। वे मुझे धीरे धीरे पानी के अंदर खींच रहे थे। मैं पूरी ताकत से छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जितना मैं छूटने की कोशिश करता उतनी ही मजबूती से वे हाथ मुझे नीचे खींच लेते। मेरे फेफड़ों में सांस कम होने लगी। पानी मेरे मुंह और नाक में घुसने लगा। अब मेरी ताकत जवाब दे रही थी। मैंने आखिरी बार ऊपर देखा। तालाब की सतह से आती हल्की चांदनी पानी के अंदर धुंधली दिखाई दे रही थी और उसी धुंधली रोशनी में मैंने देखा मेरे चारों तरफ कई सड़े हुए चेहरे तैर रहे थे। उनके बाल पानी में लहरा रहे थे। उनकी आंखें बंद थी, लेकिन उनके हाथ मेरी तरफ बढ़े हुए थे। उस पल मुझे समझ आ गया, ये सब शायद वे लोग थे जो कभी इस तालाब में डूब गए थे और अब उनकी आत्माएं इस पानी में भटक रही थी। मेरा शरीर धीरे धीरे नीचे जा रहा था। अब मुझ में लड़ने की ताकत नहीं बची थी। मेरे मन में एक ही ख्याल आया, अब मैं नहीं बचूंगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और उस पल मैंने जीने की इच्छा ही छोड़ दी। लेकिन तभी अचानक मेरे मन में एक ख्याल आया। मुझे याद आया हमारे गांव के देवता भैरव बाबा। बचपन से मेरे पिता कहते थे, जब भी बड़ी मुसीबत आए भैरव बाबा को याद करना। पता नहीं क्यों उस मौत के पल में अचानक मेरा मन उसी तरफ चला गया। मैंने पानी के अंदर ही आंखें बंद की और मन ही मन भैरव बाबा को याद करने लगा। मेरे होंठ कांप रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने धीरे धीरे वो पुराना मंत्र दोहराना शुरू किया जो मैंने बचपन में सुना था। जय भैरव बाबा, गांव के रक्षक, मुझे बचा लो। पानी के अंदर मेरी आवाज तो बाहर नहीं जा रही थी, लेकिन मेरा मन पूरी ताकत से उस देवता को पुकार रहा था। मैं बार बार वही मंत्र दोहराने लगा और तभी अचानक कुछ अजीब हुआ। तालाब का पानी अचानक जोर से हिलने लगा। मेरे पैरों को पकड़ने वाले हाथ अचानक कांपने लगे। उनकी पकड़ ढीली पड़ने लगी। मैंने आंखें खोलकर देखा और जो मैंने देखा वो आज तक मेरी समझ से बाहर है। तालाब के ऊपर से एक तेज चमकदार रोशनी पानी के अंदर उतर रही थी। वो रोशनी किसी दिए या लालटेन की नहीं थी।
वो बहुत तेज और सफेद थी, जैसे कोई चमकती हुई आग पानी के अंदर उतर रही हो। जैसे जैसे वो रोशनी पास आती जा रही थी, वैसे वैसे उन सड़े हुए हाथों की पकड़ ढीली होती जा रही थी। और तभी तालाब के बीच खड़ा वो पंडुबा अचानक जोर से चिल्लाया। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि पूरा पानी कांप उठा। उसकी आवाज में डर था, जैसे वो उस रोशनी से घबरा गया हो। अगले ही पल मेरे पैरों को पकड़ने वाले सारे हाथ अचानक गायब हो गए। मैं तुरंत ऊपर की तरफ तैरने लगा। मेरी सांसें टूट रही थी, लेकिन किसी तरह मैं पानी की सतह तक पहुंच गया। मैं हाफते हुए तालाब के किनारे तैरकर पहुंचा, और जैसे ही मैं बाहर निकला, मैंने पीछे मुड़कर तालाब की तरफ देखा। और जो मैंने देखा, उससे मेरे शरीर में फिर से सिहरन दौड़ गई, क्योंकि तालाब के बीच खड़ा पंडुबा अब भी मुझे घूर रहा था। लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्से से ज्यादा डर था। रामदास काका ने कुछ पल के लिए अपनी कहानी रोक दी। चौपाल पर बैठे लोग अब पूरी तरह सन्नाटे में थे। किसी के चेहरे पर डर था, तो किसी की आंखों में उत्सुकता। काका ने गहरी सांस ली और फिर बोलना शुरू किया। जब मैं किसी तरह तैरकर तालाब के किनारे पहुंचा, तो मेरी हालत बहुत खराब थी। मेरी सांसें तेज चल रही थी। मेरे कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। मैं मिट्टी पर घुटनों के बल बैठकर जोर जोर से सांस लेने लगा। लेकिन उसी समय मुझे याद आया कि तालाब के बीच पंडुबा खड़ा था। मैंने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा, और सच में वो अभी भी वहां था। तालाब के काले पानी के बीच उसका आधा शरीर बाहर था। उसकी लाल आंखें अब भी मेरी तरफ देख रही थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्से से ज्यादा डर दिखाई दे रहा था, जैसे किसी चीज से वो घबरा गया हो। उसी समय मुझे याद आया कि कुछ देर पहले पानी के अंदर एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी थी। मैंने इधर उधर देखा। तालाब के किनारे से थोड़ा दूर पीपल के पेड़ के नीचे एक हल्की सफेद चमक दिखाई दे रही थी। पहले तो मुझे लगा शायद मेरी आंखों का धोखा है, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा, तो सच में वहां एक हल्की रोशनी थी। मैं धीरे धीरे उठकर उस तरफ बढ़ने लगा। मेरे पैर अभी भी कांप रहे थे, लेकिन जिज्ञासा मुझे वहां जाने के लिए मजबूर कर रही थी। जैसे जैसे मैं उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, रोशनी थोड़ी साफ दिखाई देने लगी। वहां जमीन पर एक छोटा सा पत्थर का चबूतरा बना हुआ था। मैंने पहले कभी उस पर ध्यान नहीं दिया था। उस चबूतरे पर भैरव बाबा की एक पुरानी पत्थर की मूर्ति रखी हुई थी। उसके सामने मिट्टी का एक छोटा दिया जल रहा था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उस दिए की लौ बहुत तेज चमक रही थी, सामान्य दिए से कई गुना ज्यादा, जैसे उसके अंदर कोई असाधारण ताकत हो। मैं धीरे धीरे उस चबूतरे के पास बैठ गया। मेरा दिल अभी भी जोर से धड़क रहा था। मैंने दोनों हाथ जोड़कर भैरव बाबा की मूर्ति की तरफ देखा, और उसी पल मेरे मन में एक अजीब सा विश्वास जागा। शायद उसी देवता ने मुझे अभी अभी बचाया था। मैंने कांपते हुए हाथों से उस मूर्ति को प्रणाम किया। लेकिन तभी तालाब की तरफ से अचानक पानी के जोर से हिलने की आवाज आई। मैं तुरंत पीछे मुड़ा, और जो मैंने देखा, उससे मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई, क्योंकि तालाब के बीच खड़ा पंडुबा अब पहले से ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था। उसका शरीर पानी से ऊपर उठ रहा था। उसकी आंखें पहले से ज्यादा लाल चमक रही थी, और उसके मुंह से अजीब सी गुर्राने की आवाज निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस रोशनी से नाराज हो गया हो, और अब वो किसी भी कीमत पर मुझे छोड़ना नहीं चाहता था। अचानक वो पानी से बाहर निकलने लगा। उसका पूरा शरीर धीरे धीरे तालाब से बाहर आ रहा था। उसके हाथ पैर बहुत लंबे और पतले थे, जैसे किसी इंसान का नहीं, बल्कि किसी भयानक प्राणी का शरीर हो। अब वो सीधे तालाब के किनारे की तरफ बढ़ रहा था, और उसकी नजरें अब भी मुझ पर ही टिकी हुई थी। मेरा डर फिर से लौट आया। मैं तुरंत उठकर पीछे हटने लगा। लेकिन तभी पीपल के पेड़ के नीचे रखा वो दिया अचानक और तेज जलने लगा। उसकी लौ इतनी चमकीली हो गई कि आसपास का अंधेरा थोड़ा कम होने लगा। और उसी पल पंडुबा अचानक रुक गया। उसने अपना चेहरा उस दिए की तरफ घुमाया, और फिर एक भयानक चीख मारी। उसकी चीख सुनकर ऐसा लगा जैसे वो उस रोशनी को सहन नहीं कर पा रहा। उसने अपना चेहरा अपने लंबे हाथों से ढक लिया। फिर अचानक वो तेजी से पीछे मुड़ा
और वापस तालाब के पानी में कूद गया। पानी में जोर से लहरें उठीं। कुछ सेकंड तक पानी उफनता रहा, फिर सब कुछ धीरे धीरे शांत हो गया। तालाब फिर से वैसा ही काला और खामोश दिखाई देने लगा। मैं वही खड़ा रह गया। मेरे शरीर में अब भी डर की सिहरन थी, लेकिन एक बात साफ हो चुकी थी, उस रात मुझे भैरव बाबा ने ही बचाया था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसके बाद जो हुआ वो आज भी मुझे रातों को सोने नहीं देता। क्योंकि अगले दिन सुबह जब मैं फिर से उस तालाब के पास गया तो वहां मुझे एक ऐसी चीज दिखाई दी जिसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। रामदास काका की आंखें अब थोड़ी लाल हो चुकी थी, जैसे उस रात की याद आज भी उनके भीतर जिंदा हो। उन्होंने अपनी लाठी को जमीन पर टिकाया और धीरे धीरे आगे बोलना शुरू किया। उस रात मैं जैसे तैसे घर पहुंचा, लेकिन पूरी रात मेरी आंख नहीं लगी। मेरे शरीर में दर्द था, कपड़े अभी भी गीले थे, लेकिन उससे भी ज्यादा मेरे दिमाग में वही डरावना चेहरा घूम रहा था। वो लाल आंखें, वो सड़ा हुआ शरीर और तालाब के अंदर के वो सारे हाथ। पूरी रात मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई खिड़की के बाहर खड़ा मुझे देख रहा हो। मुर्गे की पहली बांग सुनते ही मैं उठ गया। मन में एक अजीब सा डर भी था और एक जिद भी। मैं जानना चाहता था कि आखिर मेरे साथ रात को हुआ क्या था। मैंने जल्दी से अपना गमछा उठाया और फिर से उसी तालाब की तरफ चल पड़ा। सुबह का समय था, हल्की धुंध फैली हुई थी, खेतों पर ओस की बूंदें चमक रही थी। लेकिन जैसे जैसे मैं तालाब के पास पहुंच रहा था, मेरे दिल की धड़कन फिर तेज होने लगी। कल रात की सारी बातें फिर से मेरे दिमाग में घूमने लगी। कुछ ही देर में मैं तालाब के किनारे पहुंच गया। तालाब बिल्कुल शांत था, पानी एकदम स्थिर था, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही न हो। मैंने चारों तरफ देखा, सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी मेरी नजर अपने मछली वाले जाल पर पड़ी। मेरा जाल किनारे की तरफ खिंचा हुआ था। मैं धीरे धीरे उसके पास गया और जब मैंने उसे उठाकर देखा तो मेरी सांस जैसे रुक गई, क्योंकि जाल में एक भी मछली नहीं थी। लेकिन जाल के बीच में कुछ और फंसा हुआ था। वो कोई मछली नहीं थी, वो था एक पुराना इंसानी कंगन। कंगन लोहे का था और पूरी तरह जंग लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कई सालों से पानी में पड़ा हो। मैंने उसे हाथ में लेकर गौर से देखा और तभी मेरी नजर जाल के दूसरे हिस्से पर गई। वहां कीचड़ में कुछ सफेद सा चमक रहा था। मैंने झुककर मिट्टी हटाई और जो चीज बाहर निकली उसे देखकर मेरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। वो एक इंसानी हड्डी थी, हाथ की हड्डी। मेरे हाथ कांपने लगे। अब मुझे समझ आने लगा था कि इस तालाब में कुछ बहुत भयानक छुपा हुआ है। मैंने जल्दी जल्दी चारों तरफ देखा और तभी मेरी नजर तालाब के दूसरे किनारे पर पड़ी। वहां मिट्टी थोड़ी धंसी हुई थी, जैसे रात में वहां कोई भारी चीज बाहर आई हो। मैं डरते डरते उस तरफ गया और जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां मिट्टी में कई इंसानी हड्डियां बिखरी हुई थी। कुछ खोपड़ियां भी थी और उन सब पर मोटी काई जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से डूबे हुए लोगों की हड्डियां तालाब के अंदर से बाहर आ गई हों। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रामदास काका कुछ देर तक चुप बैठे रहे। उनकी आंखें जमीन पर टिकी थी, जैसे वो उस पुराने समय में खो गए हों। चौपाल पर बैठे लोग भी बिल्कुल शांत थे। फिर काका ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उस सुबह जब मैंने तालाब में वो हड्डियां और लाल आंखें देखी तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। मैं बिना पीछे देखे भागता हुआ घर पहुंचा। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी हालत बहुत खराब थी। मेरे कपड़े कीचड़ से सने हुए थे, चेहरा पीला पड़ चुका था और मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मेरी पत्नी ने मुझे देखा तो घबरा गई। वो दौड़कर मेरे पास आई और बोली, अरे रामदास, ये तुम्हारी हालत कैसे हो गई? लेकिन उस समय मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। मुझे तेज बुखार चढ़ चुका था, मेरा सिर जल रहा था। मेरी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा था। तालाब का काला पानी, वो सड़े हुए हाथ और वो लाल आंखें। उस दिन से मेरी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि मैं 4 दिन तक बिस्तर से उठ ही नहीं पाया। रात होते ही मुझे डरावने सपने आने लगते।
मुझे बार बार लगता जैसे कोई मुझे पानी के अंदर खींच रहा हो। कभी कभी तो नींद में मैं चिल्लाने लगता, मुझे छोड़ दो, मुझे पानी में मत खींचो। मेरे घर वाले बहुत डर गए थे। गांव के लोग भी मुझे देखने आने लगे। सबको लग रहा था कि मेरे साथ कोई अलौकिक घटना हुई है। तब मेरे पिता ने गांव के पुराने पुजारी जी को बुलाया। पुजारी जी ने घर आकर मेरी हालत देखी। फिर उन्होंने घर के आंगन में पूजा पाठ और हवन कराया। भैरव बाबा का नाम लेकर पूरे घर में मंत्र पढ़े गए। मेरी मां लगातार भगवान से प्रार्थना करती रही। 3 दिन तक घर में पूजा चलती रही। धीरे धीरे मेरा बुखार उतरने लगा। मेरे सपने भी कम होने लगे और चौथे दिन जाकर मेरी हालत थोड़ी ठीक हुई। जब मैं थोड़ा संभला, तब गांव के बुजुर्ग मेरे पास बैठे। उन्होंने मुझसे पूछा, रामदास, उस रात तालाब पर क्या हुआ था? मैंने कांपती आवाज में उन्हें सारी बात बता दी। जाल चोरी होना, रात को पहरा देना, पानी से निकलता वो भयानक पनडुब्बा और तालाब के अंदर के हाथ। मेरी बात सुनकर वहां बैठे सभी लोग कुछ देर तक चुप रहे। फिर गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी हरखू बाबा बोले, बेटा, ये बात हम बहुत सालों से जानते हैं। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा। उन्होंने धीरे धीरे कहा, वो तालाब बहुत पुराना है, अंग्रेजों के जमाने का। उनकी बात सुनकर मैं ध्यान से सुनने लगा। हरखू बाबा ने बताया, बहुत साल पहले जब यहां अंग्रेजों का राज था, तब इस इलाके में एक छोटा सा कैंप हुआ करता था। अंग्रेज सिपाही आसपास के गांवों के लोगों को पकड़कर वहां मजदूरी करवाते थे। कई बार जो लोग उनकी बात नहीं मानते थे या जो उनसे लड़ते थे, उन्हें मारकर उसी तालाब में फेंक दिया जाता था। धीरे धीरे उस तालाब में कई लोगों की लाशें डाली गई। उनकी आत्माएं शायद कभी शांति नहीं पा सकी। हरखू बाबा ने धीमी आवाज में कहा, लोग कहते हैं कि उन डूबे हुए लोगों की आत्माओं से मिलकर ही वो पनडुब्बा बना है। उनकी बात सुनकर मेरी रीढ़ में फिर से ठंडक दौड़ गई। अब मुझे समझ में आ गया था कि उस तालाब के अंदर इतना डर क्यों था। उस दिन के बाद मैंने एक फैसला कर लिया। मैंने मछली पकड़ने का काम हमेशा के लिए छोड़ दिया। मैंने अपने सारे जाल और कांटे बेच दिए, क्योंकि अब उस तालाब के पास जाने की भी मेरी हिम्मत नहीं होती थी। कुछ महीनों बाद मैंने गांव में ही खेती का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे जिंदगी फिर सामान्य होने लगी। लेकिन एक बात आज भी सच है, कभी कभी रात के समय जब हवा बहुत शांत होती है, तो मुझे लगता है जैसे दूर उस तालाब की तरफ से पानी में किसी के हिलने की आवाज आती है। और तब मुझे याद आ जाती है वो लाल आंखें, जो आज भी शायद किसी नए शिकार का इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, ये थी रामदास मछुआरे की वो डरावनी आपबीती, जिसने उन्हें जिंदगी भर के लिए तालाब और मछली पकड़ने से दूर कर दिया। आज भी गांव के लोग कहते हैं कि वो तालाब अभी भी वही है। दिन में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन जैसे ही रात होती है, तालाब का पानी कभी कभी अपने आप हिलने लगता है। और कुछ लोगों का कहना है कि अंधेरे में वहां 2 लाल आंखें चमकती दिखाई देती है। अब ये सच है या सिर्फ लोगों का डर, ये कोई नहीं जानता। लेकिन अगर कभी आपको रात के समय किसी पुराने तालाब के पास से गुजरना पड़े, तो एक बार पीछे मुड़कर जरूर देख लेना। कहीं ऐसा तो नहीं कि पानी के अंदर से कोई आपको ही देख रहा हो। अगर आपको ऐसी सच्ची और डरावनी कहानियां सुनना पसंद है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके ही आसपास घटी हो।